तो कैसे हो बच्चों? सभी बच्चों को नमस्कार। तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम तैयारी कर रहे हैं एफएसओ की, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था फंजाई के बारे में, है ना। तो एक बार हम वापिस से पीछे वाला देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या जाना था, है ना। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कल जो पढ़ा था हमने फंजाई के बारे में जाना था, जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, और 2 मैंने आपको क्लास पढ़ा दी थी फंजाई के बारे में। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, जो बैक्टीरिया और फंजाई के हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी है, जिसके फादर बटलर है। और मैंने कहा कि ये विषमपोषी होते हैं और इनमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, और काइटिन नाक का पॉलीमर है। इनमें वर्णक नहीं पाए जाते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं इनमें, एब्सेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये विश्वव्यापी है, संतरे का सड़ना यानी कि डिफरेंट लोकेशन बताई है कि ये फंगस के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सरसों का सफेद किटरोली रोग अल्बुगा कैंडिडा है। गेहूं का कीट रोग पक्सिनिया कवक के कारण होता है, और यीस्ट ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। उसके बाद में हमने देखा कि फंजाई मल्टीसेलर यूकैरियोट है, यीस्ट यूनिसेलर यूकैरियोट है। कवकों की जो समूह है हाइफी का, वो माइसीलियम कहलाता है। ठीक है। जनरल बातें हम एक बार देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई वेरी इंपॉर्टेंट है। फंजाई सैप्रोफाइटिक यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म से फूड ले, वो सैप्रोफाइटिक है। सहजीवी, जो दोनों साथ मिलकर रहे, सहजीवी माइक्रोइजा फंजाई प्लस जड़ है, लाइकेन फंजाई प्लस शैवाल है। परजीवी का मतलब है जो डिजीज कोज करते हैं। फिर मैंने कवकों में आपको जनन बताया, जनन 3 प्रकार का, और काई जनन 3 प्रकार का है। बडिंग यीस्ट में होता है, फोकस करने वाली बात है। और कवकों में अलैंगिक जनन कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू होता है। नाम याद रखने आपको। लैंगिक जनन वो होगा जिसमें गैमीट्स बने और गैमीट्स के बाद उनका फ्यूजन होके जाइगोट बने, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस है। ठीक है। और उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखा, इनकी 4 क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसके बाद में हमने ये क्लास पढ़ी, और इस क्लास में हमने देखा कि जो भी स्पोर बना वो दोनों के दोनों एंडोजिनस है, दोनों के दोनों एंडोजिनस स्पोर थे, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। लास्ट में मैंने इस क्लास के फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल बताई। एल्बुगो कैंडिडा यानी कि वाइट रस्ट और मस्टर्ड। दूसरा मैंने कहा राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड है। 3 नंबर मैंने कहा फाइटोपथेरा इन्फर्टेंस, आलू की पछेती अंगमारी है। इसी अंगमारी की वजह से आयरलैंड में 1841 में अकाल पड़ा था। फाइटोपथेरा पिछेती अंगमारी है आलू की। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। क्या है बच्चों? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। आज इसकी दूसरी क्लास की बात करते हैं कवकों के। दूसरी क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज है, जिसका दूसरा नाम सैक फंजाई है बच्चों, जिसका दूसरा नाम सैक फंजाई है। अब पढ़ने का सीक्वेंस वही है कि सबसे पहले हम कवकों में आवास के बारे में जानेंगे कि इनका आवास हैबिटेट कैसा है, ये जहाँ रहते हैं वो इनका आवास कहलाता है। पहला मैंने कहा ये मर्तोपजीवी है। क्या है? मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी का मतलब सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक है यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म है वहाँ भी रह सकते हैं। दूसरा, ये गोबर पर वृद्धि करते हैं। गोबर समझते हो? डंग, गोबर पर ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। ग्रो पर मतलब कि गोबर पर ग्रो करते हैं, तो इन्हें कहते हैं कॉर्पोरोफिलस। ठीक है। क्या कहते हो बच्चों इनको? कॉर्पोरोफिलस। बोलिएगा एक साथ, कॉर्पोरोफिलस कहते हैं इन्हें, कॉर्पोरोफिलस कहते हैं। एक मैंने मिलता जुलता टर्म बताया था, कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोला था? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि विश्वव्यापी, हर जगह पाया जाए, कॉस्मोपॉलिटन। और वो फंजाई जो गोबर पर वृद्धि करती है उसे हम कॉर्पोरोफिलस कहते हैं, कॉर्पोरोफिलस। आवास के बाद हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना।
एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं उनकी संरचना कैसी है। जब संरचना की बात करते हैं तो इनकी हाइफी का नाम आता है। तो मैंने कहा इनकी हाइफी ब्रांच्ड है। कैसी है? ब्रांच्ड है और पटीय है। ध्यान रखेंगे कैसी है? ब्रांच्ड। ब्रांच्ड को बोलते हैं शाखित है प्यारे बच्चों, शाखित है। और कैसी है? ब्रांच्ड है। हाँ एक ही बात है। पटीय है। क्या है? पटीय है। सेप्टेट है, सेप्टेट है। ठीक है। जबकि फाइकोमाइसिटीज की जो फंगस थी इनका जस्ट अपोजिट था, शाखित का अशाखित और पटीय का अपटीय था। ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पोषण कैसा है फंजाई में? मैंने कहा पोषण तीनों प्रकार का है, तीनों प्रकार का पोषण पाया जाएगा। यानी कि एक तो सैप्रोफाइटिक है, और दूसरा मैंने कहा सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक है, और तीसरा मैंने कहा पैरासिटिक है, पैरासिटिक फंजाई है ना। जो पैरासाइट यानी कि डिजीज कोज करते हैं उनका पोषण का तरीका पैरासिटिक होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, सैप्रोफाइटिक के बाद पोषण हुआ। पोषण के बाद हम बात करेंगे जनन की। किसकी बात करेंगे? जनन। 4 नंबर पॉइंट आ गया, जनन है। इनमें जनन की बात करेंगे कि जनन कैसे है। जनन बात करेंगे तो जनन तीनों प्रकार का है। सबसे पहला मैंने लिखा कि इसके अंदर जनन में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन होता है। और ये कायिक जनन वही तीनों बातें कि तीनों प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मैंने पहला कहा फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन है। ठीक है। दूसरा मैंने कहा फ्यूजन हो सकता है, और तीसरा मैंने कहा इसके अंदर बडिंग हो सकता है। बडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बडिंग किस में देखने को मिलेगा? यीस्ट में। किस में देखने को मिलेगा? यीस्ट में देखने को मिल सकता है। यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेल्युलर फंजाई है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। और ये जो यीस्ट है ये बडिंग करती है। क्या करती है? बडिंग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने कहा बडिंग के साथ साथ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा देखिएगा। मैंने कहा कि हाइफी का ग्रुप माइसीलियम कहलाता है। ये मैंने कहा माइसीलियम है, इसका नाम क्या है? माइसीलियम, माइसीलियम है। माइसीलियम ग्रो करेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी। ये माइसीलियम, एम का मतलब माइसीलियम, और ये क्या बना दिया इसने? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बना दिया, फलन काय बना दिया। क्या बना दिया? फलन काय बनाया। याद रखें बिना फलन काय स्पोर बन ही नहीं सकता। अगर किसी फंजाई को या किसी ऑर्गेनिज्म को स्पोर बनाना है तो उसे फलन काय बनाना पड़ेगा। तो ये फलन काय बनाया, और फलन काय पे क्या बनेगा? अब स्पोर बनेंगे। ये माइसीलियम और ये मैंने कहा फलन काय। ठीक है। इसको कहते हैं फलन काय, और फलन काय पे बनेंगे इस प्रकार से स्पोर। ये स्पोर कैसे होंगे? एसेक्सुअल स्पोर होंगे। कैसे स्पोर होंगे? एसेक्सुअल स्पोर। और इनका नाम है, ये स्पोर जो बने एसेक्सुअल स्पोर, इन एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में बनने वाले स्पोर को कोनिडिया स्पोर कहते हैं। ये कौन से स्पोर हैं? कोनिडिया स्पोर है। इनको कहते हैं कोनिडिया स्पोर। कोनिडिया अलैंगिक स्पोर है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक स्पोर है। जो कैसे है? ये एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस है। ठीक है। जीनसली ये लो, एक्सोजीनस यानी कि बहिर्जातीय है। कैसे है? ये बहिर्जातीय है। ये स्पोर कैसे हैं? बहिर्जातीय हैं। सिंपल सा पूछा जा सकता है कि कोनिडिया स्पोर लैंगिक स्पोर है या फिर अलैंगिक स्पोर है। हम कहेंगे कि कोनिडिया अलैंगिक स्पोर है और वो बहिर्जातीय है, यानी कि किसी कवर के अंदर नहीं बनते हैं। अगर ये अंदर बनते तो हम कहते हैं अंदर जातीय है। ये तो सीधा बाहर की तरफ बने हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? बहिर्जातीय, एक्सोजीनसली, है ना। एसेक्सुअल स्पोर इज कोनिडिया। कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज यानी कि सैक फंजाई में बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि लैंगिक
जनन की बात करते हैं, इनमें लैंगिक जनन की बात करते हैं। पढ़ने का तरीका वही रहेगा, सब चीज़ें वही है, बस नाम थोड़े से अलग हो जाएंगे। अब हम लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा माइसीलियम आएगी, सिंपल सी बात, माइसीलियम। ये कौन है? माइसीलियम। ठीक है, इसी प्रकार से एक माइसीलियम और होगी, एम का मतलब माइसीलियम। ये माइटोसिस करके, डिवीजन करके क्या बना लेगी? गैमेट्स बनाएगी। इन दोनों ने क्या किया? डिवीजन किया, और इन्होंने बना लिया गैमेट्स। क्या बनाए? गैमेट्स। और गैमेट्स कैसे होते हैं? हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब क्या होगा? इसमें प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी मैंने आपको बताया था कि फंजाई के लैंगिक जनन में 3 प्रवस्थाएं आती है, 3 स्टेप आते हैं। एक कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, मियोसिस है। जो सबसे पहले आती है उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं, यानी कि दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा। ये लो, एक सेल और दोनों, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, और इसे क्या बोलते हो? डाई कैरियन फेज। डाई कैरियन फेज कहते हैं, जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस होता है। और पूछा जाता है कि डाई कैरियन प्रवस्था किसका गुण है, किसका फीचर है? हम कहेंगे एस्कोमाइसिटीज, और आगे आने वाली बेसिडियोमाइसिटीज में भी डाई कैरियन प्रवस्था बनती है। यह ध्यान रखेंगे कि डाई कैरियन प्रवस्था फंजाई की 2 क्लास में बनती है, एक तो एस्कोमाइसिटीज और दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, आगे फिर क्या होगा? अब कैरियोगेमी होगा। अब क्या होगा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी वैसे अगर एक्चुअल बात करूं तो ये कैरियोगेमी डिलेड हो जाती है ना, एक टाइम के बाद होती है, उससे पहले इसमें एक स्ट्रक्चर बन जाती है ना। तो मैंने कहा कैरियोगेमी हो गई, मान लीजिएगा। और ये मैंने कहा इस प्रकार से फलन काय, इसका नाम क्या है? फलन काय। आप तो लेबलिंग पर जाएं, और ये बनता है इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फलन काय बनी है। इस फलन काय का नाम है एस्कोकार्प। क्या नाम है? एस्कोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प है। क्या है? एस्कोकार्प है। यानी कि अब लैंगिक जनन में जो फलन काय बनी उसका नाम हो गया एस्कोकार्प। एस्कोकार्प पर बनते हैं एस्कस। एस्कस बनते हैं, और एस्कस के अंदर स्पोर बनते हैं। एस्कस के अंदर स्पोर बनते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने अंदर की ओर स्पोर बनाए हैं, यानी कि एस्कस के अंदर स्पोर बने हैं। इन स्पोर को कहते हैं हम, इन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर। इनको क्या कहते हो? एस्कोस्पोर। मियोसिस होने के बाद स्पोर बनते हैं, यानी कि अब इनके अंदर यहाँ पर क्या हो गई होगी? मियोसिस हो गई होगी, यानी कि एस्कोकार्प फिर क्या होगा? 2n होगा। ठीक है, स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है, तो वापिस स्पोर क्या बना देंगे? माइसीलियम बना देंगे। इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। एस्कोकार्प है, यानी कि इनका फलन का एस्कोकार्प कहलाता है। एस्कोकार्प पर एस्कस बनता है, एस्कस के अंदर मियोसिस के थ्रू एस्कोस्पोर बनते हैं। आपसे अब देखो, मैंने पहले बोला कोनिडिया। कोनिडिया इज एसेक्सुअल स्पोर। कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है ना, एसेक्सुअल स्पोर है बच्चों। ठीक है, ध्यान देंगे। मैंने कहा कि एस्कस है। क्या है? एस्कस। एस्कस के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस होने से क्या बना? एस्कोस्पोर बना। जस्ट पहले मैंने क्या बताया? कोनिडिया बताया। कोनिडिया अलैंगिक स्पोर है। कोनिडिया अलैंगिक स्पोर है, जो कैसा बना? एक्सोजिनस बना। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या बना? एस्कोस्पोर बना है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल्स, यानी कि उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण, उदाहरण किसके उदाहरण? एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण देखिएगा। पहला उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यीस्ट है ना, यीस्ट है। यीस्ट का क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेरेविसी है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कवक है। ये यीस्ट एक कोशिकीय है, मैंने बहुत बार बता दिया आपको, और आपको पता भी होगा ये यूनिसेलुलर नॉन फिलामेंटस फंजाई है। ठीक है, और क्या करती है? बडिंग शो करती है। बडिंग शो करती है। ठीक है, 2 नंबर मैंने कहा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम
सीलियम नोटेटम, नोटेटम है ना, पेनिसिलियम नोटेटम इसका एग्जाम्पल है। तीसरा मैंने कहा क्लेवीसेप्स है, क्लेवीसेप्स बोल सकते हो। 4 नंबर मैं कहूँगा मोरल्स एंड ट्रफल्स है, मोरल एंड ट्रफल्स है। और 5 नंबर हम लिख सकते हैं न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिएगा पेनिसिलियम नोटेटम से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक प्राप्त की गई थी जिसका नाम पेनिसिलिन था। क्या नाम था? पेनिसिलिन। प्रतिजैविक प्राप्त की गई थी, प्रतिजैविक ऑब्टेन की गई थी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई थी। क्लेविसेप्स, क्या है? क्लेविसेप्स बाजरे का अर्गट रोग, याद है क्या? पता होगा आपको, बाजरे का अर्गट रोग। और इस रोग का कंट्रोल कैसे किया जाएगा? 20% नमक के घोल से, है ना, 20% नमक के घोल के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और तो जो क्लेविसेप्स ये जो फंजाई है ये एस्कोमाइसिटीज की है और ये बाजरे में अर्गट रोग करती है। पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक प्राप्त की गई दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। मोरल्स और ट्रफल्स खाने योग्य फंजाई है। और न्यूरोस्पोरा इसको बोलते हैं जंतु जगत का ड्रोसोफिला। ये क्या है? जंतु जगत का ड्रोसोफिला है, जंतु जगत का ड्रोसोफिला है। ये क्या है प्यारे बच्चों? जंतु जगत का ड्रोसोफिला है। क्यों बोला? देखो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर एक मधुमक्खी है, हनी बी है। इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। किसने किए थे? मॉर्गन ने किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से प्लांट्स में इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो हमने कहा कि ये जो न्यूरोस्पोरा है ये जंतु जगत का ड्रोसोफिला हो गया। ठीक है, सॉरी पादप जगत का लिखेंगे तो पादप का है, पादप जगत का ड्रोसोफिला है। यहाँ पादप लिखेंगे, पादप जगत का ड्रोसोफिला, सॉरी है ना। तो ये पादपों में पढ़ रहे हैं तो पादप जगत का ड्रोसोफिला है। चलो एक बात बताओ, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि फंजाई है, फंजाई पादपों में आती है या फिर जंतुओं में आती है? आपसे पूछ ही लिया जाए कि जैसे एक एग्जांपल दे दे कि यीस्ट एक प्रकार का जीव है, जंतु है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है। फंजाई तो नहीं लिखे, जंतु और पादप दो ही कन्फ्यूजन में रहेंगे हमारे, बाकी सब तो कट ही जाएंगे वैसे भी। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? जंतु करोगे या फिर पादप करोगे? हम कहेंगे कि फंजाई को हम प्लांट्स में इंक्लूड करेंगे। क्यों प्लांट्स में क्यों किया? देखो इनके पास सेल वॉल होती है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो हम किस में इंक्लूड करेंगे? प्लांट्स में। यानी कि जो फंजाई है एक प्रकार के क्या हैं? प्लांट्स हैं। क्या है? प्लांट्स हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी क्लास, दूसरा वर्ग फंजाई का कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम एस्कोमाइसिटीज था। अब देखिए आगे तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज। तीसरा क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज है। बेसिडियोमाइसिटीज है। ठीक है, अब देखिएगा बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे पहले हम देखेंगे आवास। आवास वही है, एक तो मैंने कहा सैप्रोफाइटिक, लकड़ी के ऊपर वृद्धि, वुड लकड़ी के ऊपर वृद्धि कर सकती है। ठीक है, और 2 नंबर हम कहेंगे संरचना, स्ट्रक्चर कैसी है इनकी? हम कहेंगे कि ये शाखित कोमापटीय, शाखित कोमापटीय हाइफी है इनकी, हाइफी, और हाइफी का ग्रुप माइसीलियम कहलाता है। 3 नंबर पोषण, पोषण तीनों प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो हमने कहा सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और दूसरा मैंने कहा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया, और तीसरा मैंने कहा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। वो सेम बातें। और चौथा आ गया
जनन है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहला कौन सा, कायिक जनन, और कायिक जनन भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा फिजन है, और थर्ड नंबर कौन सा था, बडिंग था। इनके भी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो बडिंग को शो कर सकते हैं। तो ये जनरल बातें जो हम हर बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो गए होंगे। जनरल बातें हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट बडिंग है, ठीक है, बडिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये शो कर सकता है। चलो ये बताओ आप, पेनिसिलियम जानते हो, पेनिसिलियम वो कौन सा इन तीनों में से कायिक जनन कौन सा शो करेगा, सीधी सी बात है, कायिक जनन कौन सा शो करेगा। अब देखिए आगे आपको देना आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, ढूंढिए क्वेश्चन को। अब 2 नंबर हम कहेंगे अलैंगिक जनन। बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो मैंने कहा अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक स्पोर ही नहीं बनते हैं, इनमें एसेक्सुअल अलैंगिक एसेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट। क्या है, ये होते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब वो फंजाई जो अलैंगिक जनन शो नहीं कर सकती, नहीं यहाँ की प्रदर्शित नहीं कर सकती, वो बेसिडियोमाइसिटीज है। 3 नंबर मैंने कहा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो इसमें लैंगिक अंग ही नहीं है, अलैंगिक अंग ही नहीं है, अंग अनुपस्थित है, फिर भी ये बेसिडियोमाइसिटीज लैंगिक जनन करती है। तो मन में क्वेश्चन है, कैसे गुरुजी, हम तो सोचे कि चलो अलैंगिक जनन नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें स्पोर नहीं बने, तो कम से कम लैंगिक जनन कर लेंगे। लैंगिक जनन में क्या नहीं, अब लैंगिक अंग ही नहीं है, तो फिर ये फंजाई कैसे करेगी लैंगिक जनन। फिर भी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर लैंगिक जनन शो करते हैं, फिर भी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर लैंगिक जनन करते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा, कायिक सोमेटिक हाइफी के द्वारा। सोमेटिक हाइफी बोले तो हम कहेंगे कायिक हाइफी है, इसके द्वारा ये शो करेंगे। वही बातें सारी वही है, सेम बातें वही है, सिस्टम सारा वही चलेगा, परंतु नाम अलग पड़ गया, सोमेटिक हाइफी। अब कैसे करते हैं देखिएगा, सोमेटिक हाइफी, मैंने कहा ये हाइफी आ गई, ये सोमेटिक हाइफी है, देख पा रहे हो, हाइफी, कायिक हाइफी कहते हैं इन्हें। ये लो, इन्होंने क्या बनाए, आगे गैमीट्स बनाए। अब लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं ना, तो गैमीट्स बनेंगे, बिना गैमीट्स लैंगिक जनन हो ही नहीं सकता। लैंगिक जनन का पहला फीचर यही है कि गैमीट्स बनाओ, उनका फ्यूजन करो, जाइगोट बनाओ, है ना, तो जाइगोट बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने कहा कि अब इनमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, पी का मतलब प्लाज्मोगेमी, ये है क्या बच्चों, गैमीट्स हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है डाइकैरियोन फेज है। कौन सी फेज है, डाइकैरियोन फेज है, ठीक है। तो डाइकैरियोन फेज 2 क्लास में पाई जाती है फंजाई की, एक तो हम कहते हैं एस्कोमाइसिटीज और दूसरे को कहते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। कैरियोगेमी अब होगी, और ये भी क्या होगी, डिले हो जाएगी, है ना, कैरियोगेमी देरी से होती है। तो मैंने लिखा कैरियोगेमी देरी से होती है, ठीक है, देरी से होती है। तो अब आगे क्या होगा, वही चीज़ें सब कुछ। मैंने कहा कि फलनकाय बनेगी, ये फलनकाय, और ये फलनकाय का नाम क्या है, फलनकाय का नाम है यहाँ पर बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प कहते हैं, बेसिडियोकार्प कहते हैं। और इसके ऊपर इस प्रकार से क्या बनती है, बेसिडियोकार्प के बाद बेसिडियम बनती है, क्या बनती है, बेसिडियम, और इनका नाम है बेसिडियम, इन पर बेसिडियम बनेगी, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बेसिडियम है, और बेसिडियम पर अब स्पोर बनते, इसके ऊपर बनते हैं, देखिए क्या, ये देखो इसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं, ध्यान देंगे, इसके ऊपर स्पोर बनते हैं। तो ये जो स्पोर बने हैं मियोसिस के थ्रू, मियोसिस तो होगा ही,
ये डिप्लॉइड है, फलन का क्या है, डिप्लॉइड है, तो स्पोर बने तो इन्हें बोलते हैं बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर कहते हैं। और ये बेसिडियोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। ये बेसिडियोस्पोर बना है, यानी कि एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर दोनों के दोनों क्या है, लैंगिक स्पोर है। एस्कोस्पोर अंतर्जातीय है और बेसिडियोस्पोर बहिर्जातीय है, एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस है। ठीक है, ये कैसा है, एक्सोजीनस है, और ये वापस क्या बना देगा, हाइफी बना देगा। ये सिस्टम चलता है। आपसे क्वेश्चन वही कि कौन सा अंतर्जातीय है, कौन सा बहिर्जातीय है। मैंने आपको कोनिडिया बताया, कोनिडिया बहिर्जातीय है, जबकि फिर मैंने कहा कि एस्कोस्पोर है, ये बेसिडियोस्पोर है, एस्कोस्पोर अंतर्जातीय, तो बेसिडियोस्पोर बहिर्जातीय है, बेसिडियोस्पोर बहिर्जातीय है। अब हम देखते हैं आगे इसके उदाहरण की बात करते हैं कि इनके उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण लिखा मैंने, स्मट। याद है क्या, ये बीजों में डिजीज भी लगती है, स्मट बोलते हैं ना, डिजीज लगती है किसके द्वारा, अस्टिलेगो। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ ना, अस्टिलेगो। लो, स्मट डिजीज कोज करता है अस्टिलेगो, अस्टिलेगो है। दूसरा एग्जाम्पल पफ बॉल कह सकते हो, पफ बॉल कह सकते हैं। और क्या लिख सकते हो, पक्सीनिया लिख सकते हैं, पक्सीनिया लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, मशरूम लिख सकते हैं, एग्रीकस, एग्रीकस लिख सकते हो, जिसे हम मशरूम कहते हैं प्यारे बच्चों, खाया जा सकता है। तो ये जो अस्टिलेगो है ना, ये अस्टिलेगो स्मट रोग करता है, स्मट रोग करता है। ठीक है, पफ बॉल छोड़ो, पक्सीनिया गेहूं का कीट रोग करता है, गेहूं का कीट रोग करता है। एग्रीकस खाया जा सकता है। और 5 नंबर टोडस्टूल, टोडस्टूल ये फंजाई कैसी है, जहरीली है। आप जानते हो क्या, रोमन साम्राज्य, रोमन का एक राजा हुआ था जिसका नाम था सीजर, सम्राट सीजर नाम था उसका, उसको यही जहर दे के मार दिया गया था, टोडस्टूल दिया था उसको और ये खिलाया और वो मर गया। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा चंदेरी के राजा मेदिनी राय की सहायता करने के लिए जाना चाहते थे, परंतु उनके साथियों ने मना कर दिया और राणा सांगा को भी कहते हैं कि जहर दे दिया था, उन्हीं के साथियों ने जहर दे दिया था और राणा सांगा का बसवा दौसा में जंग पड़ती है, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। तो उस जहर से ये दोनों बातें याद रखना। ठीक है, और टोडस्टूल भी जहरीला है, और टोडस्टूल जहरीला, इससे अपने राजस्थान की बात है राणा सांगा वाली, वो ध्यान में रखना है ना। ठीक है, तो अब देखो भाई, टोडस्टूल जहरीला है, क्या है, जहरीला। ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपके एग्रोनॉमी में भी आता है। स्मट डिजीज कॉज्ड बाय अस्टिलेगो फंजाई विच रिलेटेड टू बेसिडियोमाइसेटिस क्लास ऑफ फंजाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो फिर आगे चलते हैं और आगे। अब ड्यूटेरोमाइसेटिस, थोड़ा बहुत नाम शुरू में देखा था हमने ड्यूटेरोमाइसेटिस, तो ध्यान देंगे। ड्यूटेरोमाइसेटिस की बात करते हैं। अब देखो, ड्यूटेरोमाइसेटिस में कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, वैसे हम तो टारगेट स्पेसिफिक बात करेंगे। देखो, ड्यूटेरोमाइसेटिस में लैंगिक जनन अनुपस्थित या फिर अभी तक खोजा नहीं गया है, लैंगिक जनन अनुपस्थित, लैंगिक जनन इनके अंदर अनुपस्थित है या फिर इनमें अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है या फिर खोजा नहीं गया है, खोजा नहीं गया है। जिस दिन इसके अंदर लैंगिक जनन की डिस्कवरी हो जाएगी, उस दिन ड्यूटेरोमाइसेटिस के मेंबर्स को उठा के एस्कोमाइसेटिस या फिर बेसिडियोमाइसेटिस में डाल दिया जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे वो फंजाई जिनके अंदर लैंगिक जनन अनुपस्थित है या फिर अभी तक खोजा नहीं गया है, वो ड्यूटेरोमाइसेटिस क्लास कहलाई। इनका जो स्पोर है अलैंगिक स्पोर है, देखो लैंगिक जनन ही नहीं है तो अलैंगिक स्पोर बनाया इन्होंने, और वो अलैंगिक स्पोर नाम था कोनिडिया। क्या था? कोनिडिया। अब यहाँ पर कोनिडिया स्पोर
जो एक प्रकार का एसेक्सुअल स्पोर है। क्या है बच्चों? एसेक्सुअल स्पोर है। तो ज़्यादा संभावना तो ये हुई कि जिस दिन लैंगिक की खोज भी हो जाएगी तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन सब को उठा के एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? कोनिडिया। क्या है? कोनिडिया है। ठीक है, अलैंगिक स्पोर हो गया। ठीक है, बाकी बातें वही है सेम। अब देखो, हाँ, मिनरल्स यानी कि खनिज चक्रण में सहायता देती है। किसमें सहायता देती है? खनिज चक्रण में सहायता देती है। तो वो क्लास, वो फंजाई बताइएगा जो खनिज चक्रण में सहायता देती है। वो क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज और इनके एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने कहा ट्राइकोडर्मा, याद होगा आप सबको, ट्राइकोडर्मा बीजो उपचार में यूज किया जाता है ट्राइकोडर्मा। दूसरा मैंने कहा इसका एक मेंबर है अल्टरनेरिया। ठीक है, और तीसरा नाम है कोलिटोट्राइकम। कोलिटोट्राइकम है। तो ये 3 एग्जाम्पल है इसके। एक का नाम ट्राइकोडर्मा, दूसरे का नाम अल्टरनेरिया और तीसरे का नाम कोलिको या कोलिटोट्राइकम है। ट्राइकोडर्मा खनिज मिनरल्स में या बीजोपचार में यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेरिया है ना। अल्टरनेरिया ये क्या करता है? आलू की अगेती अंगमारी, आलू की अगेती अंगमारी रोग करता है। आलू की अगेती अंगमारी कोज करता है। तो फिर आलू की पिछेती अंगमारी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइटोपथेरा इन्फर्टेंस। फाइटोपथेरा इन्फर्टेंस। कोलिकोट्राइकम क्या करता है? ये गन्ने का रेड रोट डिजीज करता है। रेड रोट डिजीज कोज करता है गन्ने का रेड रोट। देखो अभी गर्मियां पड़ रही है, गन्ने का सीजन चल रहा है, तो गन्ना देखो कभी कभार अंदर से लाल लाल होता है। वो लाल लाल इसी फंजाई के कारण होता है। आप अगर गांव से, विलेज से बिलोंग करते हो तो आपने ज्वार देखी होगी या बाजरा देखा होगा, उसका तने को देखना ध्यान से, कभी कभार वो अंदर से लाल लाल हो जाता है। ज्वार में तो बहुत पॉपुलर है ये, गन्ना भी देखने को मिल जाता है हमें। तो जिस दिन आप ऐसा गन्ने का जूस पियो तो एक नज़र गन्ने पर भी डालना कि वो अंदर से लाल लाल है या नहीं है। अगर वो लाल लाल है तो आप समझ जाना कि उस गन्ने को एक रोग हो गया जिसका नाम रेड रोट है। क्या है? रेड रोट है। वो किसके थ्रू हुआ है? कोलिटोट्राइकम फंगस के कारण। और उसकी क्लास क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज है। और उसमें लैंगिक स्पोर क्या बना है? कोनिडिया बना है। क्या बना है? कोनिडिया बना है। कर लोगे याद इतनी सी बात? पक्की बात है। यहाँ पर आपका फंजाई है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर फंजाई कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको फंजाई की 4 क्लास बताई। पहला मैंने कहा फाइकोमाइसिटीज, दूसरा मैंने कहा किया एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ आपके सामने ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का ये 2 डिजीज पक्का याद रखना, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। वही बात है कि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहीं नहीं तो कहीं और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि आप यहीं से याद करके जाओ, जब आगे कभी वापस रिवाइज करो तो आपको लगना चाहिए अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है। देखो हमारा टारगेट यही है कि हम 0 से लेके पढ़ा रहे हैं आपको। हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल फ्रेश माइंड है, इनको कुछ नहीं आता है, हमें 0 से सिखाना है। तो हम बिल्कुल 1+1 भी बताएंगे आपको कि 1+1 2 होता है। बेसिक से बेसिक लेके चलेंगे कि ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बीच बिचौले वाला काम ना हो जाए। तब पढ़ाने में फंजाई में बहुत कम पढ़ा सकता था, एग्जाम्पल देके सीधा शॉर्टकट में हो जाता कि हो गया। परंतु हमारा एक ही मकसद है कि जब बच्चा तैयारी करे तो उसको ऐसा ना लगे कि यार ये छूट गया, वो छूट गया, सिलेबस में से आएगा कि नहीं आएगा। जो करवा दिया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। ये तो अभी तो थोड़ा थोड़ा एफएसओ का माहौल बना है। आपको सिलेबस हम 2-3 बार करवाएंगे। जब ये याद होगा तो अगली बार मैं इसमें 5-7 चीज़ें और ऐड कर दूंगा। जब पहले से याद है, मसाला तैयार है, तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर इतना तो याद कर ही लोगे। रोज़ का रोज़ पढ़े, फिक्स रखें टाइम टेबल अपना पढ़ने का, ठीक है। आलस करोगे तो पिछड़ जाओगे भाई, है ना। सीटें कोई भर के नहीं है, कहेंगे कि लगभग अभी 125 के आसपास बता रही है, अनुमान है कि भैया ये 200 के आसपास हो सकती है।
200 भी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आप जो जितना मेहनत करेगा भैया उसका उतना ही सिलेक्शन का दायरा बढ़ जाएगा। वो आप पर है, आप कितनी की मेहनत करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो लगे रहिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। हाँ, तो आगे चलते हैं हम आगे। हाँ, अब देखो एक नई हेडिंग आपने सिलेबस मैंने आपको शुरू में बता दिया था। देखो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पढ़ा दिया आपको, इसकी बात हो गई। ठीक है, अब देखो मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, हम दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर टारगेट कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, और फंजाई में भी दो कर रहे हैं, मोल्ड और यीस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, यानी कि लगभग हमारा ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ऊपर वाला दोनों पॉइंट हमने करवा दिए हैं। टोटल कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मान लीजिए छोटा मोटा करके 10 टॉपिक है। ठीक है, 10 पॉइंट है, 10 टॉपिक है, ये हमको कवर करने हैं। हमने 2 पढ़ लिए, अब तीसरा है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स है। तो ये लिखा गया है कि इनमें मेजर कौन से जो फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे, एक तो पीएच है और दूसरा कौन है? AW, यानी कि वाटर की नमी है। ठीक है, हाँ, अभी जो हमारी हेडिंग है वो है सोर्सेस। क्या है? सोर्सेस, सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड में इनके क्या क्या सोर्सेज है वो पढ़ेंगे, क्योंकि आज टाइम कम रहा है तो ये बड़ी हेडिंग है तो ये कल करवाएंगे फिर पूरा एक साथ। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, एक क्वेश्चन की गारंटी है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने सोर्स की बात करते हैं। सोर्स देखिएगा, सोर्स के बारे में हाँ, छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल सी बातें, जनरल बातें हैं। अब सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा कि कोई फूड है और वो फूड खराब हो गया, मान लीजिएगा कोई फूड है और फूड खराब हो गया। खराब हो गया तो हम तो ये सोचेंगे कि यार माइक्रोब्स ने खराब कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में, मन में ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रोब्स आए कहाँ से हैं? फूड खराब हो गया, चलो हो गया सो हो गया, मन में तो क्वेश्चन आएगा कि ये फूड में माइक्रोब्स आए कहाँ से हैं। तो मैंने कहा सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनके 2 सोर्स हैं। कितने सोर्स हैं? 2 सोर्स हैं। एक तो मैंने कहा जो प्राइमरी सोर्स है और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी सोर्सेज है। पहला सोर्स यानी कि प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि जो नेचुरली इन्वायरमेंट में है वो आ जाए। मैंने कहा हमने कुछ खाना बनाया और अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई तो है ही, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, वो अपने आप अटैक कर देंगे। तो वो क्या हो गया? नेचुरल हो गया ना, यानी कि वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट ये प्राइमरी सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि अब हमारा इन्वायरमेंट में कौन है? हमारे इन्वायरमेंट में वाटर। कौन है? वाटर। दूसरा कौन है? मैं कह दूं मृदा। तीसरा मैंने कहा वायु। वायु के अंदर ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। चौथा मैंने कहा पादप। पादप के अंदर भी होते हैं। और पांचवा मैंने कहा जंतु है, प्राणी है, ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हैं। तो जो नेचुरली फूड पर अटैक कर दें तो वो क्या है? हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आगे देखिएगा, प्राइमरी सोर्स। अब ये सोइल है, सोइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो कौन सा रोग कोज करते हैं उसकी बात करेंगे। कौन सा रोग कोज कर देते हैं, ध्यान रखेंगे, सारा का सारा याद होना चाहिए। मैंने कहा पहला सोइल है बच्चों। क्या है? सोइल यानी कि मृदा है। मृदा में पाया जाता है बेसिलस सीरेसस। क्या पाया जाता है? बेसिलस सीरेसस बैक्टीरिया। बेसिलस से याद आया क्या? बेसिलस बैक्टीरिया की जो शेप है, जो आकृति है, वो छड़ाकार है, रोड शेप है। ऐसे याद आने चाहिए, पीछे की चीजें याद होनी चाहिए, छड़ाकार होती है। ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग, है ना। अब फूड पे पढ़ रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग होगी, स्वाभाविक सी बात है। हम पढ़ रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड के बारे में पढ़ रहे हैं। फूड खराब हो गया तो हमें क्या होगा? फूड पॉइजनिंग होगी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मृदा में कौन सा बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कर रहा है? बेसिलस सीरेसस।
क्या नाम है, सीरेस, सीरेस बोल दो, सीरेसिस बोल दो, एक ही बात है, बेसिलस सीरेस है, ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। दूसरा मैंने कहा कि मर्दा के अंदर ही हमारे पास एक बैक्टीरिया और जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये कॉज करता है बोटुलिज्म डिजीज। कौन सा डिजीज कॉज करता है, बोटुलिज्म, बोटुलिज्म डिजीज कॉज करता है। आपको याद होगा कि सांबर लेक में 2019 में बहुत सारे उसमें फ्लेमिंगो पक्षी जो रसिया से इधर आते हैं हमारे साइबेरिया से, वो मारे गए थे। उसका रीजन था फूड पॉइजनिंग, और वो फूड पॉइजनिंग किसने किया था, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया ने किया था। ठीक है, डिजीज का नाम बोटुलिज्म है, इसका नाम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम, और ये एक प्रकार का अवायवीय जीवाणु है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। ये ध्यान रखना, ये क्लोस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग करने वाला सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिज्म डिजीज कॉज करता है, जो एक प्रकार का अवायवीय बैक्टीरिया है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे वो पक्षी 2019 में सांबर लेक में मारे गए थे। सांबर लेक बड़ी फेमस है अपने राजस्थान में। ठीक है, आगे 2 नंबर सोइल है, सॉरी सोइल के बाद 2 नंबर वाटर है। कौन है, वाटर है। वाटर के थ्रू भी तो विषाक्त फूड बनते हैं। ये मैंने कहा पहला एस्चेरिया कोलाई है, ठीक है, ये भी जीवाणु है, ये कॉज करता है डायरिया, सिंपल सी बात है। अब एक लिखा हुआ है साल्मोनेला, नाम सुने, साल्मोनेला टाइफीमुरियम, टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है, जिसमें विडाल परीक्षण किया जाता है ना। टाइफॉइड में छोटी आंत प्रभावित होती है, जिसके अंदर छिद्र होने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो वो नहीं है, आपको लगे कि सर उसके बारे में बता रहे थे, ये अलग है। वो वहाँ बैक्टीरिया कॉज कर रहा था, बुखार होता है उसमें, इसमें हमारे पास ये फूड बोर्न डिजीज है। ये क्या, फूड बोर्न डिजीज है, साल्मोनेला। अब बैक्टीरिया की बहुत स्पीसीज हो सकती है, ठीक है, वो टाइफीमुरियम अलग है, आपको ये ध्यान रखना, ये अलग है। साल्मोनेला है ना, बैक्टीरिया है, वो साल्मोनेलिसिस डिजीज करता है, ये एक प्रकार का फूड बोर्न डिजीज है। ये कैसा है, फूड बोर्न डिजीज है। ठीक है, साल्मोनेला, वो साल्मोनेला टाइफीमुरियम अलग बात है, वो अलग बात है बच्चों, नोट लगा के लिख देता हूँ, वो थोड़ी सी अलग बात है। एक बैक्टीरिया जिसका नाम साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफीमुरियम बैक्टीरिया है, और ये कोज करता है, ये रोग करेगा, उस रोग का नाम क्या है बच्चों, टाइफॉइड है, टाइफॉइड रोग है। और इस रोग में कौन सा टेस्ट किया जाएगा, वो टेस्ट किया जाता है विडाल, विडाल परीक्षण किया जाएगा। और इसमें छोटी आंत प्रभावित होती है, कौन सी आंत है, छोटी आंत है, कौन सी आंत बच्चों, छोटी आंत प्रभावित होती है, छोटी आंत, ठीक है, प्रभावित होती है। ये ध्यान रखना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ वाला साल्मोनेला साल्मोनेलिसिस फूड बोर्न डिजीज है। एक नाम सुने, विब्रियो कोलेरी, याद है, विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया, इनकी शेप कैसी है, कोमा शेप, इनकी शेप है बच्चों कोमा शेप। ठीक है, ये कोलेरा रोग करते हैं, नाम में ही आ रहा है विब्रियो कोलेरी, यानी कि कोलेरा रोग करने वाले बैक्टीरिया, तो ये कोलेरा रोग करते हैं। अब एनिमल्स भी रोग करते हैं, है ना। लिस्टेरिया क्या है, लिस्टेरिया बैक्टीरिया है एक एनिमल्स के में, और ये लिस्टेरियोसिस डिजीज करता है। कौन सा, लिस्टेरियोसिस डिजीज करता है। बैक्टीरिया का नाम लिस्टेरिया है, एनिमल्स के पास लिस्टेरिया बैक्टीरिया है जो लिस्टेरियोसिस डिजीज कर सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे, लिस्टेरियोसिस डिजीज कर सकता है। आगे देखें, सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं, प्राइमरी हो लिए, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से हैं। मैंने कहा कि जब हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं या फिर हैंडलिंग कर रहे हैं, उस टाइम अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में फैल जाते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। पहला नेचुरल है, दूसरा हम है। दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम हैं, यानी कि हमने कोई गंदे हाथ लगा दिए, हम जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो ढंग का नहीं है ना, हमने कुछ प्रोड्यूस बनाया उसको ढका नहीं, कोई मच्छर मक्खी आके गिर गया, पैकेजिंग ढंग से नहीं की, है ना, पानी यूज़ कर रहे हैं सीवेज वाला हो सकता है,
तो ये कुछ रीजन्स हो सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान दें, जहाँ सूक्ष्म जीव प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के दौरान फैलते हैं। ठीक है, अब हमने फूड का भी तो प्रोसेसिंग करते हैं या नहीं करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। आपको याद होगा कि भारत में फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ फूड 1857 में हुई थी, जबकि प्रोसेसिंग की फर्स्ट लैब है वो 1920 मुंबई में लागू की गई थी या स्थापित की गई थी। और डिब्बाबंदी भारत में 1927 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम जो डिब्बाबंदी हुआ 1927 में हुआ है। ह्यूमन हैंडलिंग हो तब फैल सकते हैं माइक्रोब्स। इक्विपमेंट यानी कि जो उपकरण यूज किए हैं उनके द्वारा फैल सकते हैं। कोई इंसेक्ट के थ्रू फैल सकते हैं, सीवेज के थ्रू फैल सकते हैं, और पैकेजिंग के दौरान भी माइक्रोब्स फैल सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज हो गई। ये क्या हुए? सेकेंडरी सोर्सेज। हमें ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। और पहले वाले जो हमने देखे कि प्राइमरी सोर्सेज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिजीज कॉज कर रहे हैं। सोइल बेसिलस सीरेस है जो कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। इंपॉर्टेंट कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करता है बोटुलिज्म डिजीज। ये एक प्रकार का एवाईवीए बैक्टीरिया। इसके साथ एक घटना सामर वाली 2019 वाली, ठीक है, वाटर के थ्रू इकोलाई कॉज डायरिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। साल्मोनेला, साल्मोनेलिसिस फूड बोर्न डिजीज है। और विब्रिया कोलेरी जिस वो कोलेरा रोग करता है, शेप इसकी कोमा है। एनिमल्स के पास लिस्टेरिया बैक्टीरिया है जो लिस्टेरियोसिस डिजीज कोज करता है। लिस्टेरियोसिस डिजीज कोज करता है। ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं जिसके प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के दौरान फैलते हैं। आगे देखिएगा, क्रॉस कंटामिनेशन क्या है? क्रॉस कंटामिनेशन, अब सुना होगा कि जब एक खराब है तो वो दूसरे को भी खराब कर देगा। ये बात आपने सुनी होगी यार कि एक फ्रूट अगर खराब हो गया है, अगर वो उनके दूसरे फ्रूट के साथ भी रहेगा तो वो दूसरे को भी खराब कर देगा। वो क्रॉस कंटामिनेशन है, यानी कि एक दूषित चीज अथवा भोजन से दूसरी साफ चीज का दूषित होना, वो क्या कहलाता है? क्रॉस कंटामिनेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्रॉस कंटामिनेशन कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक दूषित चीज है, उससे एक दूसरी स्वच्छ चीज वो भी दूषित हो गई, क्रॉस कंटामिनेशन क्या कहलाएगा? क्रॉस कंटामिनेशन। अब देखिएगा, हाँ, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, सूक्ष्म जैविक मानक की बात करते हैं। हमने कहा कि कोई भी फूड है, कोई भी मतलब कि फूड है, उस फूड की सेफ्टी और क्वालिटी को बनाए रखना है हमें। कोई भी फूड है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए गारंटी के साथ, और क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। उसके लिए उनके अंदर माइक्रोब्स की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और यही क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजिकल स्टैंडर्ड कहलाता है, सूक्ष्म जैविक मानक कहलाता है। अगर मैंने कहा कोई फूड बनाया, मान लो मैंने कहा कि कोई मिल्क है, मिल्क यानी कि लैक्टोज शुगर पाई जाती है, इसके अंदर मैंने कहा कि 50 बैक्टीरिया होने चाहिए, माइक्रोब्स होने चाहिए। ये मैंने सीमा फिक्स कर दी कि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मिल्क खराब हो जाएगा। अब हुआ क्या, इस मिल्क में ये बढ़कर 150 हो गया, बैक्टीरिया का नंबर कितना हो गया? 150 हो गया। तो बताओ, क्या अब उस मिल्क की सेफ्टी रही? क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन रही? नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि माइक्रोब्स की एक निश्चित सीमा 50 थी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, वो अब ज़्यादा हो गई है। तो यही क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड कहलाती है। यानी कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा यानी कि सेफ्टी, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बनाए रखने के लिए माइक्रोब्स की एक निश्चित सीमा निर्धारित की जाती है। मैंने यहाँ पे निर्धारित कर दी 50 ही होनी चाहिए। 50 या 50 से कम 51 हो गई तो फूड हमारा खराब हो गया है। तो ये स्टैंडर्ड, ये क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि हम माइक्रोब्स का कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड हो गया है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, तो ध्यान रखना। हाँ, आगे लिखा है कि हमें माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड की क्या आवश्यकता है। हिंदी में लिखते हैं, सूक्ष्म
हाँ 2 मिनट। सूक्ष्म जैविक मानकों की आवश्यकता, इनकी बात करते हैं। अब देखो कि नीड ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड, हमें क्यों जरूरत पड़ी मानकों की। स्वाभाविक सी बात है, हमें फूड सेफ्टी चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी होगी तो फूड खराब नहीं होगा, विषैला नहीं होगा, है ना, टॉक्सिसिटी नहीं होगी फूड में। यही तो बातें हैं। सेफ्टी के लिए, फूड पॉइजनिंग को रोकने हेतु, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को बनाए रखने हेतु, फूड खराब ना हो, उसे क्या बोलते हैं, खराब को बोलते हैं फूड को स्पोलिएज। क्या बोलते हो, स्पोलिएज। फूड को खराब होने से बचाने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब देखो स्टैंडर्ड की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास पहला और लास्ट इंपॉर्टेंट एक ही पढ़ेंगे, मैंडेटरी स्टैंडर्ड है। ये बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब आप कोई सा फूड लेके ना, कोई पैकेट, ठीक है, पैकिंग किया, उस पर देखो एक टैग लगा होगा FSI का। हाँ, उस पर टैग होगा कि इसका मतलब हुआ कि FSI ने बोला है कि ये बढ़िया फूड है, मार्केट में बेच सकते हो, इसकी सुरक्षा की गारंटी है, ठीक है, सेफ्टी की गारंटी है। परंतु भारत में तो आजकल तो सेफ्टी नाम का तो कुछ है ही नहीं। कोई सा फूड कर लेना आप, 100 फूड लाना अलग अलग, मैं कह रहा हूँ वो 95 तो फेल ही हो जाएंगे, 90 मान लो, 90 तो फेल ही हो जाएंगे, गारंटी के साथ फेल हो जाएंगे आप। कोई से तो पैक्ड आते हैं ना थैली में, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक आ रही है, उनके अंदर भी शुगर का कंटेंट फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया में वो डबल ट्रिपल है, इतना फ़र्क है इंडिया में। कोई भी चीज़, चाहे पनीर लेना आप, 10 कंपनी का पनीर लाना, उसमें से 8 तो पक्का फेल है, 8 तो भयंकर रूप से फेल होंगे। मतलब वो कितना खराब फूड है हमारे लिए। इसलिए आप कभी भी चीज़ लाओ ना, थैली में पैक्ड चीज़ लाओ, तो उसके ऊपर देखना एक ब्लैक लाइन लगी होगी, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने केमिकली तैयार किया गया है। तो जो भी पैकिंग वाली चीज़ आ रही है आप उन्हें अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड करें, घर पे बनाएं, घर पे खाएं, बढ़िया रहें, ठीक है। तो उनके ऊपर एक टैग लगा रहता है और वो टैग होता है FSI का। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। FSI की फुल फॉर्म देख रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 है। तो FSI की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 हो गया, 2006 हो गया। एक और आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है स्टैंडर्ड के बारे में, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स 1987, 1987, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स 1987 है। पहला कौन सा था, FSI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 है। और एक और याद होगा आपको, FPO याद है क्या, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। कब आया था ऑर्डर, ये 1951 में आया था, ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1951 और FSI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 हो गया। BSI का ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 1987 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। FSI ये भी पढ़ लेना, जब इतना पढ़ोगे ये भी पढ़ लेना। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 1987 है। एक मैंने आपको वो लैब बताई थी ना, फूड प्रोसेसिंग की लैब 1920 मुंबई में, वो कल लिखवा दूंगा फिर, है ना। आज बोल दिए मैंने, आप दिमाग में रखें, कल जब आगे आएगा तो आएगा, एक बार पूरा डिटेल में चल रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, बढ़िया से पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हॉर्टिकल्चर में जो पोस्ट हार्वेस्टिंग कल्चर में पढ़ते हो ना, वो भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लागू होगी, ठीक है। तो FPO क्या है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1951 है। FSI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या देखा, देखिएगा लास्ट वाला देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के प्राइमरी हैं, नेचुरल तरीके से फैलते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में सोइल, वाटर है, एनिमल्स है, ठीक है। साल्मोनेला साल्मोनेलिसिस
फूड बॉर्न डिजीज है, विब्रियो कोलेरा करता है। एनिमल्स के पास एक बैक्टीरिया लिस्टेरियोसिस करता है। सेकेंडरी जानते ही हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब एक से दूसरे में फैलना। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड देखा हमने, और उसके बाद में नियंत्रण देखा क्यों आवश्यकता है, और लास्ट में आपने FSI, BIS और फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के बारे में जाना। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया? 1951 में आया है। ठीक है साथियों, पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे और लगे रहिएगा। ठीक है, तो बातें और भी करेंगे पर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।